हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर के एमसीक्यू। इसके पहले मैंने एग्रीकल्चर के आपको 4 वीडियोस पढ़ाए हैं जिसमें डिटेल में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिया है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को, क्योंकि एमसीक्यू को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे जो क्या है कि हमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें वो पता चल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे क्या क्या क्वेश्चंस है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कि खाद्य और पोषण मंडल फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह काम करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड किस मंत्रालय के अंदर कार्य करता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों का उनके उत्पादन का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गेहूं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? गेहूं। तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने वीडियो को देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि भारत अपने 28% कृषि क्षेत्र में चावल का उत्पादन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा? चावल। आते हैं चावल पे, तो देखिए बी ऑप्शन हमारा है पहला चावल, फिर होता है गेहूं का उत्पादन, लेकिन इसमें क्या तीसरा दिया है? दालें। तीसरे नंबर पे नहीं, दाल होगा हमारा चौथे नंबर पे। थर्ड नंबर पे उत्पादन होता है हमारा मोटे अनाजों का। किसका उत्पादन होता है? मोटे अनाजों का। तो इस तरह का हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चावल से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो आप हमारे एग्रीकल्चर के प्लेलिस्ट में विजिट करके सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चावल की अगर हम लोग बात करें तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा। किस कुल का पौधा है? तो चावल ग्रामीणी कुल का पौधा है। और अगर हम लोग बात करें कि एशिया महाद्वीप में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, भारत का जो कृषि क्षेत्रफल है उसके 28% पार्ट में भारत क्या करता है? चावल की खेती को करता है। लेकिन नंबर 1 की बात करें कि नंबर 1 पे कौन चावल की खेती करता है, तो चीन करता है नंबर 1 पे चावल की खेती। अब ये तो हो गया देश की बात। अगर हम लोग बात करें कि भारत में कहाँ पर चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो चावल का अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? वो है मनीला, फिलीपींस में। यहाँ से एक नया क्वेश्चन क्या जनरेट हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय कार्यालय खुला है भारत में। भारत में या कहाँ पे खुला है? या खुला है वाराणसी में। इसको वाराणसी में ओपन किया गया है और अभी हाल ही में इसने चावल की एक प्रजाति विकसित किया है जिसका नाम है DRR44। तो याद रखिएगा, ये सीरीज़ आपके लिए इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको मैं करंट अफेयर से पूरा कोरिलेट करके पढ़ाऊंगी। ठीक, इसके अलावा जो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो है हमारा कटक, उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गेहूं, क्योंकि दूसरे नंबर पर सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? गेहूं का होता है। गेहूं का नाम क्या है? ट्रिटिकम सटाइवम। ठीक, और नंबर 1 उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो चीन है नंबर 1 उत्पादक राष्ट्र। भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज़्यादा गेहूं। ठीक है, बात करते हैं अगर हम लोग मोटे अनाज, तो मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं? जैसे जौ हो गया हमारा, बाजरा हो गया, मक्का हो गया। फिर आता है हमारा दलहन। तो मैंने आपको बताया था कि कुल दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत सरकार सी बकथोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सी बकथार्न जो है यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पादप है जो कि क्या है? रिच इन विटामिन है, रिच इन प्रोटीन है। इस वजह से भारत की जो सरकार है वह इसके उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। तो देखते हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला हमारा यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक और मरुस्थलीकरण को रोकता है। बिल्कुल सही बात है। बायोडीजल का स्रोत है? नहीं, बायोडीजल का स्रोत क्या है हमारा? जेट्रोफा है, गन्ना है, इन सबसे बायोडीजल बनता है।
तीसरा हमारा, इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। और अगर मैं आपको बता दूं कि इसका उत्पादन कहाँ पे होता है, तो हमारा उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे उत्पादन होता है। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 इसमें सही है। फिर हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था? यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना की। तो मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन इन इंडिया, ये क्या करते हैं कि जिस भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वहाँ पे उसके उत्पादन में वृद्धि करते हैं। जैसे जब हमें औद्योगिकरण की ज़रूरत थी, जब हमें लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत थी, उस पर भी इन्होंने वृद्धि किया। अब जो सबसे पहले इन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी 1951 में, और यह कब तक चली थी? 1956 तक। इसमें प्राथमिकता दी गई थी कृषि तथा सिंचाई पर। ठीक, इसी में बनाया गया था हमारा जो भाखड़ा नांगल दामोदर घाटी हीराकुंड बांध है, जिससे कि सिंचाई हो सके, साथ ही साथ बिजली का भी उत्पादन हो सके। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र का विकास लक्ष्य से अधिक हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने हेतु वन आवरण का न्यूनतम परसेंटेज कितना होना चाहिए? इसमें वन आवरण होना चाहिए 25%, लेकिन अभी भी अगर हम लोग बात करें तो भारत का वन आवरण कुल कितना है? 21.4%, इसी के आसपास है। ठीक है, श्योर नहीं हूँ, लेकिन 21% ही है, 25% ये है। ठीक है, और अभी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था उसमें उन्होंने कहा कि जो वन आवरण है उसको ये कोशिश करेंगे 25% तक करने की। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है? भारतीय, अगर हम लोग निर्यात की बात कर रहे हैं तो इसमें परंपरागत वस्तु देखिए, खाले भी हैं, चीनी भी है और जूट का उत्पादन भी है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा क्या है, कैसा है, मतलब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो आपको पता है कि जो कृषि है वो भारत के जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो किस में इन्वॉल्व हैं? कृषि में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो सकल राष्ट्रीय आय है उसमें कृषि का जो हिस्सा है वह क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। जो हमें सकल आय प्राप्त होती है उसमें कृषि का हिस्सा कम हो रहा है। भारत अपने सबसे ज़्यादा 51% भाग पर खेती करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि ने अपना ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। कैसे किया ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी 1961 में, और यह कब तक चली थी? 1966 में। इसी समय आपको याद होगा कि भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, और भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। 1965-66 का जो टाइम पीरियड था इसमें सूखा पड़ जाता है, जिस कारण ये काफ़ी असफल हो जाता है, और इसी के बाद शुरू की जाती हैं 3 वार्षिक योजनाएं जिसमें कृषि पर जोर दिया जाता है। वहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि जब सूखा पड़ गया तो हमें क्या करना, अब हमें फसलों का उत्पादन और तेज़ी से करना है। फलस्वरूप 1966 से 67 के टाइम पीरियड में आया था हमारा हरित क्रांति, जो कि जनक कौन थे इसके? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। और वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारत में कृषि क्या है? जीविकोपार्जन का एक साधन है। नेक्स्ट है हमारा कि ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जो ऊसर मृदा होती है उसको मॉडिफाई, उसको सुधार करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। फिर हमारा कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? देखते हैं। पहला हमारा कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, सही है। फिर हमारा कि जोत का छोटा सा आकार। फिर हमारा उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी। हमारा सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा कि किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? तो पोटास। क्यों? क्योंकि भारत की जो मिट्टी है उसमें पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पोटास पर पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, बिल्कुल सही बात है। फिर हमारा औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यह भी सही है। फिर हमारा खाद्यान्न आपूर्ति, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी।
भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है किससे? तो जो लघु एवं बृहद परियोजनाएं हैं, जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उनसे हमारी सिंचाई का 47.78% कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है किसकी? तो गन्ने की खेती सबसे अधिक होती है सिंचित भाग पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो तिलहन नहीं सम्मिलित है, बाकी चावल, गेहूं और दलहन ये तीनों सम्मिलित है हमारा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर की, तो जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें हॉर्टिकल्चर मिशन को शामिल किया गया था। कब आई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना? 2002 में आई थी और कब तक चली थी? 2007 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना आप हमारे इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। फिर हमारा कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन कौन से हैं? तो आर्सेनिक है भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक। और आपको मैंने पढ़ाया था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना किस जगह पर जो जल है उसमें आर्सेनिक की मात्रा में बढ़ोतरी पाई गई है। करंट का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हमारा कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 2014 में ओलावृष्टि से सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? इसमें महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित हुआ था ओला पड़ने के कारण, क्योंकि ओला का प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारी फसलों पर पड़ता है। इसमें देखिए हमें मिलान करना है कि कौन सा कल्चर किससे संबंधित है। विटी कल्चर का संबंध किससे है? तो मैंने आपको बताया था विटी से, याद कर लीजिए खट्टी। विटी कल्चर इसमें क्या होगा? अंगूर खट्टे होते हैं, तो विटी कल्चर हमारा किससे संबंधित होगा? अंगूर। आरओ के पेपर में आ भी चुका है। फिर हमारा वेजी कल्चर, तो वेजी कल्चर क्या है हमारा? सब्जी खेती से। पीसी कल्चर है हमारा मछली उत्पादन से, और ओलरी कल्चर है वृक्षों की कृषि से। तो हमारा सही आंसर इसमें कौन सा होगा? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 20 है। कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कुल 20 है। कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा को प्राप्त करता है? तो भारत में उगने वाला बासमती चावल अपने निर्यात से सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न देशों में से किस एक में पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे? तो यह विकसित किया गया था मैक्सिको में। ठीक है, सबसे ज़्यादा उच्च उपज वाली किस्म कहाँ पे विकसित किए गए थे? मैक्सिको में। नेक्स्ट हमारा कि बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है। बीज परीक्षण क्यों किया जाता है? शुद्धता के लिए, जमाव के लिए और नमी की मात्रा के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। अगला हमारा कि जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। कहाँ पे विकसित किया गया था? यह विकसित किया गया था हमारा जीबी पंत कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है? पंतनगर उत्तराखंड। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 में हुई थी। उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसका बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, कहाँ पे है? पंतनगर उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब है सिंचाई का प्रमुख साधन प्रायद्वीपीय भारत में। फिर हमारा कि वर्तमान में भारत में बोए गए क्षेत्रफल के कितने % क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो कुल 46% क्षेत्रफल पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। फिर हमारा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में कृषि उत्पादन भिन्न भिन्न तीव्रताओं के बाढ़ और सूखों से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इस संबंध में कौन सा एक उपाय धारणीय नहीं होगा? व्यापक सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान करना ही पड़ेगा। फसल कैलेंडर में परिवर्तन यह भी करना पड़ेगा। कृषि के लिए बाढ़ और सूखा प्रवण क्षेत्रों का परिहार। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर हमारा भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सीमांत किसानों की सहभागिता समस्त कृषि समुदाय में कितना होता है? 67% होता है। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम रिलीज CSR 43 किसकी किस्म है? तो यह चावल की किस्म है। CSR 43 किसकी किस्म है?
चावल की किस्म है सियार। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल पर पड़ा था। तो दूसरी हरित क्रांति जो हुई थी हमारी 1987 में, उसका प्रभाव पड़ा था चावल पे, जबकि जो हमारी पहली हरित क्रांति शुरू हुई थी 66-67 में, इसका प्रभाव पड़ा था हमारा गेहूं पर। ठीक है। और संसार का पहला बायोटिक चावल कौन सा है? पूसा N60 सुगंधित चावल है, या पूसा N60। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी, आप इसको पूरा एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको और भी वीडियोस देखने हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।